आज का चैप्टर जो है वो है इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स। स्टार्ट करने से पहले आप लोग जो हैं आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि अभी तक जो भी हमने कर लिया है उसमें आपकी प्रिपरेशंस कैसी चल रही है। जो भी आपने नोट्स बनाए हैं मुझे ज़रूर आप व्हाट्सएप करिएगा। आपकी जो प्रिपरेशन का जो भी स्टेटस है वो मुझे व्हाट्सएप करिएगा कि ये चैप्टर्स हो गए, इनके ये क्वेश्चंस हो गए हैं। और हमेशा एक बात ध्यान में रखिएगा कि अगर आप सिर्फ वीडियो लेक्चर्स अटेंड कर रहे हैं तो जैसा मैंने पहले बताया कि इससे आपकी सिर्फ 50% ही जो है प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी पास होने की। बाकी का जो 50% है वो आपके हाथ में है। अगर आप एक बार खुद से सारे क्वेश्चंस को ट्राई कर लेते हैं जो क्लास में ही कराए गए हैं, कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, क्लास में हुए क्वेश्चंस जो हैं आपके स्टडी मटेरियल के जो क्वेश्चंस हैं वो भी अगर आप खुद से ट्राई कर लेते हैं तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 70-80% की हो जाती है कि आप एग्ज़ाम को क्लियर कर लेंगे। और अगर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आप और ट्राई कर रहे हैं और एक दो बार रिवीजन कर लें तो फिर 100% तक भी प्रोबेबिलिटी चली जाती है कि आप एग्ज़ाम को पास कर लेंगे। तो ये मेहनत जो है ये आपको करनी है। इन्वेस्टमेंट अकाउंट जो है उसका AS13 में ऑलरेडी आपको करा चुका हूँ, तो वो दोबारा से नहीं कराऊंगा इस चैप्टर के साथ। उसे आप ज़रूर रिवाइज़ करें, जिसमें हम करेंट इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में क्लासीफाई करते हैं और दोनों का क्या ट्रीटमेंट होता है, किस पर वैल्यू करना होता है, या करेंट से नॉन करेंट यानी कि लॉन्ग टर्म या लॉन्ग टर्म से करेंट में अगर रिक्लासीफाई करते हैं तो फिर किस वैल्यू पर हम करते हैं। वो चीज़ें हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 में जानी थी। आज का जो चैप्टर है उसमें इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग की अकाउंटिंग सीख रहे हैं कि अगर आप कहीं पर कुछ भी परचेज करते हैं, कहीं पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आप दो तरीके की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एक होती है फिक्स्ड सिक्योरिटीज, फिक्स्ड स्क्रिप्ट्स बोल सकते हो आप, या फिक्स्ड इनकम बियरिंग स्क्रिप्ट्स बोल सकते हो। तो यहां पूरा लिख लीजिएगा, फिक्स्ड इनकम, वेरिएबल इनकम। फिक्स्ड इनकम जो है उसमें आती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, डिबेंचर्स, साथ में जो है बॉन्ड्स एटसेट्रा। ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि इनके आगे या इनसे पहले एक परसेंटेज अटैच्ड होती है कि आपको जो है हर साल या हर 6 महीने से, हर क्वार्टर से जो भी अमाउंट आपने इन्वेस्ट करी है, जितने भी फेस वैल्यू की अमाउंट आपने इन्वेस्ट करी है, जो भी उसकी नॉमिनल वैल्यू है, उस पर आपको इतने % का इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये तो पर एनम वैल्यू है। अगर आपको इंटरेस्ट 6 महीने से मिल रहा है तो जो भी आपने अमाउंट इन्वेस्ट करी, लेट्स से 1 लाख, तो उसका 7% मल्टीप्लाई बाय 6/12 करेंगे तो आपको वो 6 महीने का कितना इंटरेस्ट बनता है पता लग जाएगा। मान लेते हैं कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं या कोई डिबेंचर्स हैं जो मार्केट में ट्रेड करे जा रहे हैं। हो सकता है कि ये एक डिबेंचर जो है वो करीब करीब 100 रुपीज़ की फेस वैल्यू का हो, पर मार्केट में आपको 105 रुपये का मिले, तो परचेज प्राइस आपकी 105 हो सकती है, पर इंटरेस्ट हमेशा जो है फेस वैल्यू पर कैलकुलेट किया जाता है, हमेशा फेस वैल्यू पर कैलकुलेट करा जाता है। आज बताइए ना, आप एक बात बताइए कि 100 रुपये की चीज़ है, मैंने उसको भले ही 100 रुपये में खरीदा हो, बट मैं किसी को 105 में रीसेल करता हूँ, तो वो 105 में खरीद तो लेगा, बट कंपनी ने तो 100 रुपये में ही एक तरह से उसकी फेस वैल्यू मानकर वो डिबेंचर्स को इशू किया था, और अगर ज़्यादा में भी किया था तो बाकी तो प्रीमियम का अमाउंट लिया था। तो इसका मतलब जो फेस वैल्यू है उसी पर जो है हमेशा इंटरेस्ट मिलेगा, भले ही उसका खरीद या बेच ज़्यादा या कम पे क्यों ना हो। दूसरी होती है वेरिएबल इनकम की सिक्योरिटीज। वेरिएबल इनकम की जो सिक्योरिटीज हैं, वेरिएबल इनकम की जो सिक्योरिटीज हैं उसमें इक्विटी शेयर्स आते हैं और जनरली इक्विटी शेयर्स ही आते हैं। तो इसमें आपको मिलता है डिविडेंड, पर डिविडेंड की श्योरिटी नहीं होती है, किसी साल आपको मिलेगा, किसी साल नहीं मिलेगा। और जब भी आप शेयर्स को खरीदते हैं यू नेवर नो कि इस पे आपको डिविडेंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, राइट। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं वेरिएबल इनकम बियरिंग सिक्योरिटीज या सिक्योरिटी। इसमें आपको जानना चाहिए कि डिविडेंड जो है दो प्रकार के होते हैं।
एक होता है फाइनल डिविडेंड और एक होता है इंटरिम डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड का मतलब जैसे कि आपका फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 2021, तो 2021 ईयर का जो डिविडेंड है वो फाइनल डिविडेंड इस ईयर की जब एनुअल जनरल मीटिंग होगी नेक्स्ट ईयर, मे बी लेट्स से मान लेते हैं कि जून 21 में होती है एनुअल जनरल मीटिंग, तो उसमें अप्रूव किया जाएगा। समझ रहे हैं आप? अगर फाइनल डिविडेंड है तो पिछले साल का फाइनल डिविडेंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिकमेंड करेंगे, शेयर होल्डर्स अप्रूव करेंगे, तो एजीएम में करा जाएगा और एजीएम में अप्रूव होने के बाद श्योरिटी आएगी कि ये डिविडेंड आपको मिलना है। अब मान लीजिए कि आपने ये 31 मार्च 21 है, इसके बाद आपने जो है कंपनी ने आपको बोनस शेयर्स दिए हैं और बोनस शेयर्स दिए गए हैं अप्रैल 21 में। अप्रैल 21 में बोनस शेयर्स मिले हैं, एजीएम जून में होती है और जून में जो है फाइनल डिविडेंड अप्रूव किया जाता है, तो क्या इन बोनस शेयर्स पर आपको फाइनल डिविडेंड मिलेगा? क्योंकि अप्रैल में शेयर कैपिटल तो बढ़ गई, अब डिविडेंड डिक्लेयर हो रहा है तो वो सब पर होना चाहिए। बट आपको एक बात जाननी चाहिए कि जो डिविडेंड डिक्लेयर हो रहा है फाइनल डिविडेंड, वो पिछले साल का हो रहा है, तो पिछले साल जो शेयर कैपिटल थी कंपनी की उसके लिए किया जा रहा है। जो अभी बोनस इशू करा है, इस साल जो कुछ भी राइट इशू करा है या कंपनी ने कुछ नए शेयर्स को इशू किया गया है, तो नेक्स्ट ईयर जो डिविडेंड डिक्लेयर होगा, अगर फाइनल डिविडेंड की बात करें तो उसमें जो है इन पर भी डिक्लेयर किया जाएगा। आप खुद देखें ना, ईयर 2021 है तो 21 का मतलब है 31 मार्च 21। उसके बाद जो शेयर नए इशू करे गए हैं या बोनस इशू है या राइट इशू है उसके बाद किया गया है कंपनी के द्वारा, उस पर कंपनी पिछले साल का डिविडेंड कैसे दे सकती है? वो तो नेक्स्ट ईयर इशू करे गए हैं। हालांकि अगर हम इंटरिम डिविडेंड की बात करें तो उसमें ऐसा नहीं होता, वो ईयर के दौरान, साल जो चल रहा होता है उसके दौरान दिया जाता है और जिस दिन दिया जाता है उस दिन तक जितने भी शेयर्स वगैरह होते हैं उन सभी पर इंटरिम डिविडेंड दिया जाता है। तो मान लेते हैं कंपनी अगले साल ईयर 21-22 में लेट्स से 5 अगस्त को इंटरिम डिविडेंड की घोषणा करती है, तो डिविडेंड है 21-22 ईयर का, पर फाइनल डिविडेंड नहीं है, इंटरिम है। इंटरिम का मतलब साल के दौरान डिविडेंड दे दिया जाए, उसे इंटरिम डिविडेंड बोलते हैं, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देते हैं। अब ये जो डिविडेंड है क्योंकि साल के बीच में दिया जा रहा है, तो इस डेट से पहले पहले जितने भी शेयर्स होंगे कंपनी के पास उन सभी पर ये दिया जाएगा। और फाइनल डिविडेंड जिस साल का दिया जा रहा है उस साल के लिए ही दिया जाएगा, अप्रूव बाद में होता है एजीएम में। करेक्ट। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, जो कॉन्सेप्ट आपने समझा है उसी से जुड़ा हुआ एक सवाल पूछता हूं। ईयर 2021 चल रहा है, 5 अप्रैल को आपने जो है, मिस्टर ए ने जो है मिस्टर बी से 100 शेयर्स ले लिए। मिस्टर ए ने मिस्टर बी से 100 शेयर खरीद लिए। जरूरी नहीं है ना कि आप कंपनी पर इशू आए, कंपनी में जब इशू आए तभी आप खरीदें, आप किसी और से भी तो खरीद सकते हैं, तो आपने खरीद लिए। करेक्ट। अगस्त में कंपनी जो है एजीएम कंपनी की हो रही है, उसमें कंपनी ने फाइनल डिविडेंड अनाउंस करा है फॉर द ईयर 2021। तो बताइए मिस्टर ए को इन 100 शेयर्स पर डिविडेंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कितने कहते हैं नहीं मिलेगा और कितने कहते हैं कि 100% मिलेगा? सोचिए सोचिए सोचिए, अपना कॉन्सेप्ट लगाइए। दोस्तों मैंने ये कहा है कि 2021 ईयर का यानी 31 मार्च 21 का जो साल खत्म हो रहा है, अगर उसमें आपको जो है उस साल का आपको डिविडेंड देना है और एजीएम जो यहां पर आ रही है उस एजीएम में आप डिक्लेयर कर रहे हैं पिछले साल का फाइनल डिविडेंड, तो इस साल जो कंपनी ने शेयर इशू करे हुए थे एज ऑन द क्लोजिंग, उन्हीं शेयर्स पर डिविडेंड देने की बात करी जा रही है, क्योंकि इसी साल का डिविडेंड दिया जा रहा है, अप्रूव बाद में हो रहा है बस।
मिस्टर ए ने यहाँ पर शेयर जो खरीदे हैं 100 शेयर, वो कोई नए शेयर नहीं खरीदे हैं, वो मिस्टर बी से शेयर खरीदे हैं, मिस्टर बी से। यानी कि ये शेयर तो 21 से पहले ही इशू कर दिए गए होंगे, पहले के ही शेयर्स हैं, मार्केट में ट्रेड हो रहे हैं, आपने दूसरे बंदे से खरीद लिए। ये 100 शेयर कंपनी ने नए इशू नहीं करे हैं 5 अप्रैल को, शेयर्स पुराने वाले ही हैं। अगर ये शेयर मिस्टर बी के पास रहते तो मिस्टर बी ने पहले से खरीद के रखे हुए हैं, कंपनी ने जो पहले इशू करे थे, तो मिस्टर बी को डिविडेंड मिलता। अब मिस्टर बी से मिस्टर ए के पास शेयर आ गए तो मिस्टर ए को डिविडेंड मिलेगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हाँ, 5 अप्रैल को कंपनी ने नए शेयर इशू कर दिए तो वो आपका 2021 ईयर में वो शेयर्स थे नहीं, वो नए इशू करे गए हैं, तो वहां प्रॉब्लम आएगी, चाहे बोनस हो, राइट हो, कुछ भी हो। बट आपने किसी से खरीद लिए तो वो शेयर्स तो पुराने वाले ही हैं। आप नहीं खरीदते तो बी को मिलता डिविडेंड, आपने बी से खरीद लिए तो अब आप उसके होल्डर हो गए तो आपको डिविडेंड मिलेगा। शेयर्स तो पहले से ही इशूड है, नए शेयर्स नहीं है। अब ये जो डिविडेंड आपको मिलता है इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, ये देखने वाला होता है। इस केस में आपने जितने में भी शेयर खरीदे, मान लेते हैं आपने 10,000 रुपए की वैल्यू में आपने शेयर्स को खरीदा और डिविडेंड आपको मिल रहा है लेट्स से 1,000 रुपए का, तो आप ये मानेंगे कि भैया मुझे पहले नहीं पता था कि मैंने जो 10,000 रुपीज मिस्टर बी को दिए उसमें 1,000 रुपए मैंने डिविडेंड के भी उनको दे दिए होंगे। जैसे हमने देखा था ओन डिवेंचर्स में आप इंटरेस्ट के पैसे दे देते थे, सिमिलरली आपने जो है डिविडेंड के पैसे भी मिस्टर बी को दे दिए, ऐसा आप मानेंगे। क्योंकि मिस्टर बी कह रहा है कि भाई देखो, अभी तक तो मैं ओनर था, अगर मैं इस शेयर को आपको नहीं बेचता तो मुझे डिविडेंड मिलने वाला था, कंपनी ने ऑलरेडी प्रपोज किया हुआ है, डिसाइड फाइनल में होगा, डिसाइड अभी नहीं हुआ है, वो कंफर्म जो है ईजीएम में होगा, पर प्रपोज तो है कि ऐसा होगा। या फिर अनसर्टेन है मान लो, क्योंकि डिविडेंड हमेशा अनसर्टेन होता है। बट जब सर्टेन हो गया तब आप इसको एज्यूम करेंगे कि भैया मैंने जो है बी को शेयर खरीदने के जो पैसे दिए उसमें कुछ डिविडेंड जो मिलना था मुझे, जो बी को मिलता है एक्चुअली में, मैंने उसके भी पैसे बी को देकर, पूरा जो है पैसे देकर मैंने उसको सेटल कर दिया। अब बाद में आपको पता लगता है अच्छा डिविडेंड का पोर्शन इतना आएगा जब फाइनली अप्रूव हो जाता है, तो आप कहते हैं कि भैया 10,000 में मैंने यहाँ खरीदा, यानी आपके इन्वेस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड पे आपने कहा 10,000 मैंने खरीदा, और बाद में डिविडेंड जो मिला आपको वो आप इनकम मानने के बजाय उससे अपनी इन्वेस्टमेंट को कम कर देते हैं, तो नेट आपका जो है 9,000 के ही आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू पड़ी। इन्वेस्टमेंट आपको 9,000 की ही पड़ी, क्योंकि 1,000 जो आपने डिविडेंड के पे करे थे वो आपको अब मिल गए। तो इसका ये ट्रीटमेंट होता है। इसके साथ दोस्तों मैं आपको और चीज़ एक दो बताना चाहता हूँ, फिर आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। दूसरी चीज़ है कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट खरीदते हैं तो इन्वेस्टमेंट को परचेज करने के टाइम उसमें जो खरीदने की प्राइस होती है जो आप पे करते हैं वो तो आएगी, बट कई बार इसमें बहुत बार इवन अगर आप मैं आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ का खोल के भी दिखाऊं आपको तो उसमें जो ब्रोकरेज है खरीदने पर वो भी आती है, स्टैम्प ड्यूटी वो भी आ जाती है, कोई फीस लगी है, कमीशन लगी है, वो भी आ जाती है। यानी कि सिर्फ आप 100 रुपये पर खरीद रहे हैं उसे ही आप इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट में ऐड न करें, उसके साथ जो अतिरिक्त खरीदने से जुड़ा हुआ खर्चा लग रहा है वो सब मिलाकर जो है आप अपनी कॉस्ट माने कि भैया ये मेरी कॉस्ट है। जैसे कि इन्वेंट्री के केस में आप कॉस्ट निकालते थे तो जो भी आपका लगा इन्वेंट्री को प्रेजेंट लोकेशन पर लाने के लिए, आपकी फैक्ट्री में लाने के लिए, वो सभी आप ऐड करते थे। सिमिलरली यहाँ भी आप सब कुछ ऐड करेंगे। समझ रहे हैं आप कि खरीदने का तो इतना प्राइस बताया और खरीदने से जुड़े हुए इतने खर्चे हैं, तो टोटल जोड़कर मेरी ये कॉस्ट बन रही है। अब इसमें सवाल होता है, सवाल ये आता है कि इसे आप कैलकुलेट किस पे करेंगे। तो ब्रोकरेज दोस्तों हमेशा कैलकुलेट, सिर्फ ब्रोकरेज कैलकुलेट करने के लिए आप हमेशा करते हैं ट्रांजैक्शन प्राइस पे। ट्रांजैक्शन प्राइस का मतलब क्या है कि मान लेते हैं कि एक इन्वेस्टमेंट है, उसकी है फेस वैल्यू 100, आप खरीद रहे हैं 108 रुपये में, जो सामने वाली पार्टी को आप प्राइस दे रहे हैं वो हो गई आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू। इसमें हो सकता है ये कम इंटरेस्ट हो, मतलब कि इसमें कुछ इंटरेस्ट का पोर्शन ऑलरेडी इंक्लूडेड हो, जैसे आपने ऑन डिवेंचर्स में किया था। कोई बात नहीं, जो ट्रांजैक्शन प्राइस है उस पर हमेशा ब्रोकरेज कैलकुलेट होगी।
और जो इसमें इंटरेस्ट का पोर्शन है, अगर आपने पे कर दिया है, फिक्स इनकम बियरिंग डिबेंचर्स वगैरह है और उसमें आपने 108 रुपये पे करा कम इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट जो है वो 30 सितंबर या 31 मार्च को दिया जाता था। आप खरीदते हैं लेट्स से 4 मई 2021 को, तो आपको पता है कि 31 मार्च को तो इंटरेस्ट दिया गया होगा ही। अब जो सामने वाला व्यक्ति है वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है 1 अप्रैल से 4 मई तक का इंटरेस्ट जो बन चुका है वो आप उसे दे दो। तो उसने आपको प्राइस ही ऐसी बताई है जिसमें इंटरेस्ट का पोर्शन ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो भैया जो भी आपका जो 1 अप्रैल से 4 मई तक का इंटरेस्ट बनता है, जो फेस वैल्यू के हिसाब से कैलकुलेट हमेशा करना है, वो आप सब्ट्रैक्ट करेंगे और उसको आप इंटरेस्ट में रिकॉर्ड करेंगे, इंटरेस्ट वाले खाने में रिकॉर्ड करेंगे इंटरेस्ट। बाकी जो खर्चा है वो डेफिनेटली आप जोड़ेंगे और आप इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट में डाल देंगे टू बैंक। और बेचने के टाइम क्या होता है, जब आप इन्वेस्टमेंट को सेल करते हैं उस टाइम क्या होता है, सेल करने के टाइम पे जो ब्रोकरेज है वो आपको पे करनी पड़ती है। ब्रोकरेज जो है दोनों पार्टी देती है, खरीदने वाली भी और बेचने वाली भी। तो खरीदने के टाइम आपकी जो ब्रोकरेज थी वो आपने कॉस्ट में डाल दी कि भैया ये मेरा खरीदने से जुड़ा हुआ खर्चा है। जब आप बेचेंगे 100 रुपये का, मान लेते हैं 100 का नहीं बेचते आप, 150 का बेचते हैं और इसमें 10 रुपये ब्रोकरेज के हैं और 10 रुपये ब्रोकरेज के भी पे कर रहे हैं, तो आप बोलेंगे मैंने 150 में -10 140 में मैंने बेचा, सेल किया। 150 - 10 140 में हमने सेल करा। ये आप मानेंगे कि नेट कितना पड़ा, नेट में कितना बेचा, क्योंकि ब्रोकरेज कट कर जो है आपको पैसे आपके बैंक अकाउंट में आते हैं। ये आप आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज में भी देख सकते हैं। आप परचेज करते हैं तो ब्रोकरेज वगैरह का जो खर्चा है वो ऐड होकर आपका कॉस्ट बनता है, उतना पैसा बैंक से कटता है और सेल के टाइम जितने में बेचा आपने उसमें से फिर माइनस हो जाता है जो ब्रोकरेज वगैरह का उनका है खर्चा, जो हमेशा ट्रांजैक्शन वैल्यू पर कैलकुलेट होगा और नेट वैल्यू जो है आपके बैंक अकाउंट में आती है। तो जैसा करते हैं प्रैक्टिकली वैसे ही हम यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं। इसके बाद जो है 2 कॉन्सेप्ट्स आपके और हैं और आपका ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। ट्रीटमेंट ऑफ बोनस शेयर्स एंड ट्रीटमेंट ऑफ राइट शेयर्स, ये 2 कॉन्सेप्ट्स आपके होने के बाद आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, यानी इसके कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे। फिर हम जो है जो मैंने हैंडआउट्स बनाए हैं मैं उससे आपको एक बार गो थ्रू करा दूंगा और लास्ट में आपको पता ही है कि हम स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चन आंसर्स करते हैं और उसमें जितनी भी चीज़ें हमने डिस्कस करी है यानी कि चीज़ें समझी है वो प्रैक्टिकली पूरा क्वेश्चन एंड आंसर्स की फॉर्म में स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस पे डिटेल में फिर से समझते हैं और उसके बाद के जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं रिपीटेटिव, उसको हम स्टडी मटेरियल से ही डिस्कस करते हैं और कुछ कैलकुलेशन होती है तो वो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। जो बैक की एक्सरसाइज होती है वो आपका होमवर्क रहता है, हालांकि मैं उसके क्वेश्चंस का जो है उसको मैं समझा देता हूँ कैसे हैं और वो आप खुद से ट्राई करते हैं, प्रॉब्लम आती है तो मुझसे पूछते हैं। यहाँ पर पहली बात करते हैं बोनस शेयर्स की। बोनस शेयर्स का मतलब है कि मान लेते हैं आपके पास 100 शेयर्स हैं 1 लाख रुपीज के, ये पहले से बैलेंस जो है ब्रॉट डाउन है। अगर आपको 10 के बदले 1 शेयर मिलेगा तो इसका मतलब आपको 10 शेयर बोनस के मिल जाएंगे। 1:10 का रेशो यानी 10 के बदले 1, तो 100 के बदले 10 शेयर आपको मिल जाएंगे। ये शेयर तो आपको मिल जाएंगे बट कैश का कुछ आदान प्रदान नहीं होगा, नो कैश इनफ्लो नो कैश आउटफ्लो। तो इससे फर्क क्या पड़ेगा बोनस इशू से, आपको क्या फर्क पड़ेगा? कंपनी के तो ठीक है रिजर्व एंड सरप्लस कम हो रहे हैं और उसका शेयर कैपिटल बढ़ रहा है, बट जो इन्वेस्टर है जिसने उसमें पैसे लगाए हुए हैं 100 शेयर जो है 1 लाख के खरीदे हुए हैं, उसे 10 शेयर और मिल गए तो उसको क्या फर्क पड़ा? दोस्तों उसकी जो कॉस्ट है ना वो एवरेज कॉस्ट अलग हो गई। अब पहले 1 लाख था 100 शेयर की कॉस्ट, तो आते थे करीब 1000 रुपये पर शेयर। अब जो 1 लाख रुपए है उसमें है 110 शेयर की कॉस्ट। तो आपकी जो कॉस्ट है पर शेयर वो थोड़ी सी गिर जाएगी। कैलकुलेट कर आप देख सकते हैं, मैं मोबाइल पे कर लेता हूँ, आप भी ज़रा अपना कैलकुलेटर ओपन कर लीजिए और 1 लाख को 110 से डिवाइड करिए।
1 लाख डिवाइडेड बाय 110, ये हो गया करीब 909 रुपीज़, 909.09, 2 डेसिमल पॉइंट तक लिख देते हैं तो सही रहेगा। सर ये आपने क्यों निकाला, ये कॉस्ट को एवरेज क्यों किया? मैंने इसलिए किया कि मान लो कल को आप 50 शेयर बेचोगे, ज़रूरी तो नहीं ना कि आप सारे बेच दो एक साथ, आप सिर्फ 50 शेयर बेचोगे और वो आप बेचोगे लेट्स से 60,000 में, तो बैंक में 60,000 आएंगे। अब यहाँ पर आप कैरी डाउन किस पर करोगे और प्रॉफिट कैसे बुक करोगे कि कितना प्रॉफिट हुआ, क्योंकि आपने सारे नहीं बेचे, थोड़े से ही बेचे। तो वो देखने के लिए आपको पता होना चाहिए कि बोनस शेयर आने से आपकी एवरेज कॉस्ट कम हो गई। इसे बोलते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड। जैसे कि इन्वेंट्री में आप वैल्यू करते हैं कि इन्वेंट्री पहले किसी अमाउंट पर आ रही है और इन्वेंट्री आने से आपने टोटल अमाउंट ऐड करा, टोटल क्वांटिटी ऐड करी और पर यूनिट आपने नया निकाल दिया। अब जो भी इशू होगा वो उस पर होगा, नई वाले प्राइस पर होगा। इसे वेटेड एवरेज मेथड बोलते हैं, जो आप हमेशा फॉलो करेंगे अगर क्वेश्चन आपका साइलेंट है, और क्वेश्चन में हमेशा वेटेड एवरेज ही किया हुआ है। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाइड है कि आप फीफो फॉलो करेंगे तो उस केस में अगर आप ये 50 शेयर बेच रहे हैं तो आप देखेंगे अच्छा पहले जो आया उसमें से 50 गया होगा, तो वह एज्यूम आप करके करेंगे अच्छा तो इतना प्रॉफिट आया है, और बोनस शेयर को आप 0 रुपीज़ पर वैल्यू करेंगे। फिर अगर फीफो फॉलो करना है तो, जो कि किसी क्वेश्चन में नहीं किया हुआ है, सब में वेटेड एवरेज करा हुआ है कि पहले कुछ प्राइस है और आया तो अब आपका ये सेम सिक्योरिटी है भैया, सेम शेयर है कंपनी के, उसका आपका एवरेज प्राइस हो गया। तो 50 बिका 60,000 में, तो आप इससे मल्टीप्लाई करें 50 को, आपको पता लगेगा 50 की कॉस्ट कितनी है। तो ये मल्टीप्लाई कर लेता हूं 50 से, करीब आएगा 45454, ठीक है ना। 45454 माइनस 60,000, तो ये आपका आ गया प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ शेयर्स। प्रॉफिट आ गया आपका 14,546 का, और बाकी आपका बैलेंस कैरी डाउन आएगा। 110 शेयर में से 50 चले गए तो 60 शेयर्स आपके बच गए, और 60 शेयर्स की वैल्यू कितनी है वो भी आप देख सकते हैं, 909.09 मल्टीप्लाई बाय 60, तो करीब करीब ये आ जाएगा आपका 54546 या 4 सॉरी 6, राउंड ऑफ होके 6 बन जाएगा। तो इसमें आप टोटल करके देख सकते हैं प्लस 60,000, 114,546, और इसमें अगर आप माइनस करेंगे माइनस 1 लाख, तो 14,546 आएगा, यानी दोनों साइड मैच हो गई। समझे आप? बोनस इशू होने से क्या हुआ, सिर्फ नंबर ऑफ शेयर बढ़ गए, एवरेज कॉस्ट कम हो गई। तो आप बेचेंगे तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि भाई जो मैंने बेचा उस पर कितना प्रॉफिट आया। और हर इन्वेस्टमेंट का, एवरी इन्वेस्टमेंट का मतलब, अगर आपने इक्विटी शेयर में किसी पर्टिकुलर कंपनी का किया, ए लिमिटेड का, तो उसका अलग अकाउंट, बी लिमिटेड की सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करा इक्विटी शेयर में अलग अकाउंट, ए लिमिटेड के डिवेंचर में इन्वेस्ट करा उसका अलग अकाउंट, सबके अलग अलग अकाउंट बनाएंगे। ग्रुप 1 के पेपर में मुझे प्रैक्टिस थी नहीं, और अचानक जो है डिवेंचर और इक्विटी शेयर दोनों साथ में आ गए। मैंने इन्वेस्टमेंट का एक अकाउंट बना दिया, ठीक है इधर ही डालूंगा इक्विटी, इधर ही डालूंगा डिवेंचर। कंफ्यूज हो गया, पूरा काटा दिमाग में आया कि नहीं इसका अलग अलग बनाना चाहिए। टाइम नहीं मिला, टाइम हो गया, सिर्फ एक ही बना पाया, वो भी ठीक से नहीं बना पाया। टाइम हो गया, पूरा नहीं बना पाया, तो जितना बना वो बनाकर आ गया। तो ये गलती आप मत करना, वरना मेरे मार्क्स जो आए थे 72, वो करीब करीब आते 80 मार्क्स आते मेरे। ऐसे मैंने 2-3 और गलतियां करी। मुझे पता है कि पेपर में मुझे 90 मार्क्स का अच्छे से आता था, 10 नंबर का ही तुक्का लगाया था, 90 मार्क्स का पूरा आता था मुझे पेपर, फिर भी 72 आए, जबकि 80 प्लस आ सकते थे बड़ी आराम से। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती है, आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो आप उन क्वेश्चंस को पता होना चाहिए, इसको ऐसे ही करना है ताकि आपका टाइम बचे। एग्जाम में आपके पास फॉर्मेट खोजने का टाइम नहीं होता है
कि आप ये सोचें कि भैया इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करूं, उतना टाइम नहीं है। पता होना चाहिए कि अच्छा अटेम्प्ट करने के लिए ठीक है 2 अकाउंट तो बनेंगे ही, तो वो बनाकर फॉर्मेट का ढांचा क्रिएट करके जो जो चीज़ें समझ में आ रही है उसको आपने उस फॉर्मेट में डाल दिया। फिर दिमाग लगाया कि अच्छा सब कुछ पूरा है नहीं है, कोई ट्रिक है कोई कैलकुलेशन है, तो वो आपने करा, कैलकुलेटर अपने पास रखा, वर्किंग नोट बनाया और उसमें कैलकुलेट करके फटाफट आपने अकाउंट पूरा कर दिया। अब जितनी आप इस चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे अकाउंट्स बनाने की, जितने भी पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस है उसके आप अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को पढ़कर और खुद से फटाफट जो है सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर के बेसिस पर, और डेफिनेटली एक आपने रफ कॉपी में बनाया अकाउंट, कैलकुलेट कर आप फटाफट जो है सॉल्व कर लिया, तो उतनी जल्दी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी कैसे आप फटाफट जो है 8-8 नंबर के क्वेश्चन जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो उसकी आपको प्रैक्टिस डालनी है, करनी है। लास्ट कॉन्सेप्ट है आपका राइट इशू का। राइट इशू का कॉन्सेप्ट ये होता है कि कंपनी जो है कई बार एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को नए शेयर जो है वो देती है। नए शेयर देने का मतलब क्या हो गया कि भाई देखिए जिसके पास जो है 15 शेयर है उसे एक शेयर लेने का अधिकार मिलेगा एट कंसेशनल रेट। तो अगर शेयर की फेस वैल्यू 100 रुपये है तो कंपनी उसको 105 में देगी। आप कहेंगे कंसेशनल रेट कहाँ पर हो गया? अरे भैया मार्केट में इसकी प्राइस 200 रुपये है, मार्केट प्राइस चल रही है ना, ये तो फेस वैल्यू है 100 रुपये। तो मार्केट में 200 रुपये की प्राइस है तो कंसेशनल रेट पर ही मिल रहा है, 105 रुपये में 150 रुपये में कंसेशनल रेट ही है। जिसको लेना है वो ले सकते हो, या जिसको नहीं लेना वो उसको रिनाउंस कर सकते हो। तो इस केस में मान लेते हैं कि मिस्टर एक्स के पास है 15,000 शेयर्स, तो उसे कितने मिलेंगे? 15 से डिवाइड करोगे तो 1,000 शेयर्स 150 रुपए के। अब इसमें से वो क्या करते हैं, 30% शेयर्स को बेच देते हैं मार्केट में। सो 30% आया 300 शेयर्स, उसे बेच दिया मार्केट में। शेयर्स को शेयर्स के राइट्स को, राइट शेयर्स एंड राइट्स आर टू सेपरेट कॉन्सेप्ट्स। ये उनको 1000 शेयर को कंसेशनल रेट पर लेने का अधिकार मिला है, उसमें से 30% का जो अधिकार है, 300 शेयर्स का अधिकार है खरीदने का, वो इन्होंने किसी और को दे दिया, लेट्स से 10 रुपए में। तो 3,000 रुपए इनके पास यहां से आ गए, जो कंप्लीट प्रॉफिट है, प्रॉफिट पीएनएल में चले जाएगा। और बाकी बचा 70%, ही 700 शेयर्स का इन्होंने खरीद लिया। तो कितने में खरीदा? 150 में खरीदा। तो मल्टीप्लाई कर वो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में, बैंक अकाउंट मतलब इन्वेस्टमेंट अकाउंट के एसेट है, एसेट बढ़ने पे डेबिट होता है, तो डेबिट साइड में आप लिख रहे हैं कि भैया देखिए 700 शेयर और आ गए, इतने रुपए पर आ गए। और आने से क्या होगा? अगेन एवरेज प्राइस चेंज हो जाएगी कि भाई पहले इतने शेयर्स पड़े थे, इतने भाव पर थे टोटल, इतने और आ गए, अब एवरेज प्राइस मेरी ये रह गई है, ताकि फ्यूचर में आप बेचें तो आप निकाल पाएं कि आपको प्रॉफिट कितना हुआ है, लॉस कितना हुआ है बेचने पर। इसके साथ जो है, इसी के साथ जो है आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट है, कॉन्सेप्ट कंप्लीट है। एक बार यहाँ से गो थ्रू कर लेते हैं। जो चीज़ें मैंने आपको बताई वो यहीं पे लिखी हुई है कि एज 13 आपको करना पड़ेगा, जो हमने पहले डिस्कस किया है। 2 टाइप की इन्वेस्टमेंट्स होती है, फिक्स्ड इनकम वाली, डिबेंचर, गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड्स, इंटरेस्ट मिलता है। दूसरी वेरिएबल होती है जैसे कि इक्विटी शेयर, जिसपे डिविडेंड मिलता है। जब भी आप खरीदते हैं तो उसमें परचेज प्राइस में सिर्फ कैश प्राइस नहीं आता, बल्कि उस पर जो ब्रोकरेज लगी है, टैक्सेस लगे हैं, स्टैम्प ड्यूटी लगी है, फीस लगी है, वो सब इंक्लूड होता है। और फिक्स्ड इनकम बियरिंग जो स्क्रिप्ट्स होती है वो एक्स इंटरेस्ट या कम इंटरेस्ट बेसिस पर आपको क्वेश्चन में गिवन होती है कि जो भी आप प्राइस पे कर रहे हो उसमें इंटरेस्ट का पोर्शन इंक्लूडेड है तो उसे अलग करेंगे और इंटरेस्ट में डालेंगे, और इंक्लूडेड नहीं है तो अलग से इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। कम इंटरेस्ट में आपको इंटरेस्ट सेपरेट करना पड़ता है परचेज प्राइस से। सेल प्राइस जब होती है, बेचते हो आप, सेल पर क्या होता है, सेल प्राइस की जगह लिख देना कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, इसमें सेल्स लिख देना। तो सेल्स जो होगी वो जितना अमाउंट आपको रिसीव हो रहा है, नहीं सर, जितने अमाउंट पर आप सेल कर रहे हैं माइनस इतना तो ब्रोकरेज ही कट जाएगा। तो आपको नेट कितना पड़ा उसमें आपको रिकॉर्ड करना होता है कि बैंक में नेट अमाउंट ही आएगी। ये प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, जो आप कह सकते हैं जो आपका आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज में होता है। और अगर मान लेते हैं कि नेट अमाउंट नहीं भी आ रही है, नेट अमाउंट नहीं भी आ रही है, तो बैंक में साइमल्टेनियस एंट्री आती है कि ये सेल और ये ब्रोकरेज। तो सेल्स जो हुई उसमें बैंक में क्रेडिट होता है, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड बाय दिस मच अमाउंट। पर साइमल्टेनियसली जो ब्रोकरेज होगी वो डेबिट होगा, अगर इस हिसाब से कोई बैंक कर रहा है तो, इफ एनीवन इज डूइंग लाइक दैट।
बट वो साइमल्टेनियस एंट्री है, आप इसको नेट ही मानेंगे कि भैया नेट मेरे को इतने का पड़ा, ब्रोकरेज काट कर मुझे इतने की सेल्स पड़ी। ठीक है ना सर। इंटरेस्ट और डिविडेंड है हमेशा फेस वैल्यू पर कैलकुलेट होता है, नॉमिनल वैल्यू पर कैलकुलेट होता है। हालांकि जो ब्रोकरेज है कमीशन है वो ट्रांजैक्शन प्राइस पर कैलकुलेट होता है। भाई जिस भाव पर ट्रांजैक्शन करी उस पर ब्रोकरेज लगेगी, सिंपल। और बाकी अगर कुछ गिवन है टैक्सेस वगैरह जो आपको पे करने पड़े हैं वो हमेशा एक्स इंटरेस्ट प्राइस पर कैलकुलेट होता है। एक्स इंटरेस्ट का मतलब जिसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड ना हो, उस प्राइस पर जो है टैक्सेस वगैरह कैलकुलेट होते हैं। हालांकि क्वेश्चन में ऐसा कुछ गिवन नहीं है, अगर आए तो बताया गया है। इनकम क्या होती है सर इक्विटी शेयर से? डिविडेंड या फिर कैपिटल गेन। डिविडेंड भी दो तरीके के होते हैं, इंटरिम और फाइनल। उसका क्या ट्रीटमेंट होता है मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूं। ये 2021 ईयर का जो मैंने आपको एग्जाम्पल कराया था, अभी सेम एग्जाम्पल यहां पर दे रखा है। इसको पढ़ना जो है आपका होमवर्क है, इसको आप पढ़ेंगे और समझेंगे। चलो समझा देता हूं, सेम चीज कराई है। 2021 ईयर है, डिविडेंड जो है वो जून में डिक्लेयर हो रहा है, फाइनल डिविडेंड है, फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर हो रहा है। तो यहां पर जो डिविडेंड पे किया जा रहा है शेयर्स पे जो 31 मार्च तक इशू किया गया था, अगर कंपनी ने अप्रैल 21 में कुछ शेयर को इशू कर दिया तो उस अप्रैल 21 वाले शेयर्स पर ये फाइनल डिविडेंड नहीं मिलेगा जो कि 20-21 ईयर का है। अगर मान लेते हैं मिस्टर ए ने शेयर्स परचेज करे फ्रॉम मिस्टर बी और कंपनी ने डिक्लेयर करा फाइनल डिविडेंड 40% रेट पर 5 जून को 20-21 साल का, 2021 ईयर का, तो उस केस में डिविडेंड बी को मिलता। कंपनी ने तो नए शेयर्स पर डिविडेंड नहीं दिया, वो तो पुराने शेयर पर ही दे रही है जो कि इस ईयर में थे। बी के पास रहते तो बी को मिलता, ए के पास आके तो ए को मिलेगा। ए ने बी से खरीदा 15 रुपए पर शेयर पर 100 शेयर खरीदे, तो पहले तो आपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट को डेबिट कर लिया 1500 टू बैंक अकाउंट, यहाँ 1500 लिख लेना। अभी नोट्स को अमेंड कर लूंगा ताकि पक्के हो जाएं, फिर ही अपलोड करूंगा। और उसके बाद जब आपको पता लगा कि इस पे तो इतना डिविडेंड इंक्लूडेड है, यानी जो मैंने बी को पे करा होगा उसमें मैंने कुछ डिविडेंड का भी पे कर दिया होगा, वो कितना पोर्शन है वो आपको बाद में पता लगा। तो जैसे ही पता लगा तब आपने अपनी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को 400 से कम कर लिया कि 1500 पे कर रहा हूं जिसमें 400 डिविडेंड के हैं, वो मुझे पहले नहीं पता। वैसे इन्वेस्टमेंट में 1100 ही पे कर रहा हूं, 400 डिविडेंड के पे कर रहा हूं और वो डिविडेंड के पैसे मुझे कंपनी से मिल जाएंगे। तो मैंने पे करा, मुझे मिल गया, कैंसिल, उसका तो कुछ नहीं हुआ। नेट इन्वेस्टमेंट 1100 की पड़ गई। इंटरेस्ट वाले में पहले से पता होता है कितना इंटरेस्ट बना है, क्योंकि वो फिक्स रेट होती है, तो उसमें आप पहले ही अलग कर लेते हैं। इसमें ऐसा नहीं है। ये मैंने पूरा एक्सप्लेन करा हुआ है जो आपको समझाया, ठीक है ना। सेम 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 चीज जो भी बताइए वो सेम। बोनस का भी बिल्कुल सेम। बोनस इशू हुआ है, सिर्फ यहाँ पर नॉमिनल वैल्यू बढ़ गई। कई बार यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स लिखे होते हैं तो नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए, अमाउंट में कुछ हुआ नहीं, सिर्फ एवरेज प्राइस चेंज हो गई, ठीक है ना। 12 रुपए की प्राइस थी वो 10 रुपए हो गई। इसको रीड करिएगा, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करा है, एंट्री बनाकर भी दिखाई है आपको। यहाँ पर राइट शेयर के ऊपर हमने बोनस शेयर का ऐसे कुछ किया था, वो सब यहाँ एंट्री वगैरह मैंने करके आपको दिखाई थी, चीज़ें समझाई थी, सेम चीज़ है। और है अब राइट शेयर, तो राइट शेयर का भी मैंने सेम आपको एग्जाम्पल देकर समझा दिया है, बिल्कुल सेम देकर समझा दिया है। कुछ नहीं है, 1:6 में मिलेगा, जिसमें से कुछ पोर्शन अगर बेचोगे तो वो पीएनएल में जाएगा, जो नहीं बेचोगे वो आप जितने खरीदोगे वो यहाँ पर आ जाएगा। उससे क्या होगा, उससे एवरेज प्राइस चेंज हो जाएगा, ताकि आप फ्यूचर में अगर कुछ बेचो तो आप ये देख सकते हो कि मैंने इतने शेयर बेचे राइट इशू होने के बाद, बोनस होने के बाद, तो ये एवरेज कॉस्ट आ रही थी, इतने में बेचे तो कितने का प्रॉफिट होगा, ये फर्क पड़ेगा और कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। दैट इज योर चैप्टर। और हमेशा हम वेटेड एवरेज पर करते हैं, फीफो पे नहीं करते हैं। अगर क्वेश्चन में दे रखा है फीफो पे करना है तो फीफो पे करेंगे, ठीक है सर। दूसरा एक चीज और भी थी, कॉस्ट और एनआरवी वाली। तो अगर आपकी मार्केट प्राइस कम है तो डेफिनेटली आप क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट को कम पर वैल्यू करेंगे, ऐसा आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 बोलता है। वी विल एज्यूम
करंट इन्वेस्टमेंट, कि हमेशा इन्वेस्टमेंट जो है करंट है, ऐसे एज्यूम करके जो है हम सारी चीज़ें करेंगे, इस 13 लगाएंगे। इस चैप्टर की जितनी बातें हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, वो तो हो गए। इस हैंडआउट्स को भी मैं फाइनली जो है अपलोड कर रहा हूँ, आप रीड ज़रूर करिएगा। फिर जो है आपका मॉड्यूल 3 हम स्टार्ट कर चुके हैं, मॉड्यूल 3, एंड इसका जो है क्वेश्चन आंसर्स हम करेंगे आराम आराम से, 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन आराम आराम से डिस्कस करेंगे। बस जो मैं कॉन्सेप्ट्स बता रहा हूँ वो डेफिनेटली आप उसे सेव करके रखिएगा कि भाई ये लेक्चर्स में कॉन्सेप्ट हैं। अगर आप सारे का कंबाइन भी कर लेंगे तो मुझे लगता है 5-6 घंटे में या 1 दिन में आपके सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो सकते हैं, और 5-5 घंटे में 2 दिन में रिवीजन हो सकती है। तो अक्टूबर में देखना पड़ेगा तो कॉन्सेप्ट दोबारा देख सकते हो। तो इन लेक्चर्स को मार्क करके रख लेना, जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और बाकी के कॉन्सेप्ट्स हैं, ज़्यादा आवर्स नहीं हैं, 2 दिन में रिवीजन हो जाएगी। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। कुछ क्वेश्चन आंसर्स करके पूरा डिटेल में समझेंगे आराम से कि प्रैक्टिकली कैसे आपको अकाउंट्स बनाने हैं, कैसे करना है। जो भी कॉन्सेप्ट मैंने अभी बताए हैं एग्जाम्पल के थ्रू या थियोरेटिकली जैसे भी बताए हैं, वो जो आपके क्वेश्चन आंसर्स एग्जाम में आते हैं डायरेक्टली मैं आपको वो कराने वाला हूँ। तो आपने देखा होगा कि मेरा जो कराने का तरीका है वो उसमें पहला ही क्वेश्चन जो होता है वो आपका एग्जाम का क्वेश्चन होता है। अगर आपको लग रहा है कि वो एग्जाम का क्वेश्चन जो पहला होता है वो आपको समझ में आ गया तो बस और क्या चाहिए, मेरे को ज़्यादा समझाना नहीं पड़ा, मेरे को पहले ही क्वेश्चन में आपको पूरा एग्जाम वाली चीज़ें आ गई। ऐसा तो नहीं है ना कि मैं 5 पहले एग्जाम्पल करा रहा हूँ फिर कंबाइन करके जो है आपको एग्जाम का एक क्वेश्चन दे रहा हूँ कि अब ऐसा आएगा। मैं पहले ही क्वेश्चन एग्जाम का कराता हूँ, चाहे वो कॉस्ट अकाउंटेंसी हो उसमें भी, टैक्स में भी और अकाउंटेंसी में भी। अब आप मुझे बताएं कि आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा, ताकि मुझे उससे फीडबैक मिले कि अच्छा 10 एग्जाम्पल की ज़रूरत नहीं है, पहले ही क्वेश्चन में स्टूडेंट जो है सारा समझ लेते हैं, जो नेक्स्ट क्लास में भी होगा और जो पहले भी मैंने कराया है। कितने चैप्टर्स हो गए हैं आपके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, जय हिंद एंड बाय बाय।